गुड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। हमने जो अभी तक बात की थी तो हमने फीचर्स पढ़े थे कि फेडरलिज्म्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हो सकते हैं। कल हमने 7 फीचर्स पढ़े थे। आज हम इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे कि हम किस प्रकार से इसको एक फेडरल कंट्री घोषित कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव अर्लियर सी how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problem of managing diversities। अपने अपने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि जो बेल्जियम है और श्रीलंका है उनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें उन्होंने अपनी जो है विविधता को बचाने के बहुत सारे प्रयत्न किए हैं। What have a vast country like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arguments in our country? अब यदि हम बात करते हैं अपने देश के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर जो डाइवर्सिटीज़ थी वो हमें इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही थी। कंपैरिजन यदि हम करें भारत के संदर्भ में, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर हमारे लैंग्वेज के बेस पे है, रिलीजन के बेस पे है और एक रीजन के बेस के ऊपर है। उसके बाद हम कह सकते हैं कास्ट के बेस के ऊपर हम बटे हुए हैं। हम जो अलग तरीके से क्या मेल फीमेल के ऊपर भी हम काफ़ी हद तक जो बटे हैं। तो डाइवर्सिटीज़ हैं, हमारे फूड्स हैं, कल्चर है, तो वो क्या बहुत सारी विभिन्नताएं हमें बताता है, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा। इंडिया एक क्या है कि डाइवर्सिटीज़ का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटीज़ है बहुत ज़्यादा पाई जाती है भारत के अंदर। तो बहुत सारे एग्जांपल वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे श्रीलंका को समस्या फेस आई, जो बेल्जियम था उसने अच्छी प्रकार से कंट्रोल किया। तो हमारे देश के अंदर जो पावर शेयरिंग का जो आर्ग्यूमेंट्स है वो किस प्रकार से सक्सेसफुल रहा, तो हम उसको देखेंगे भाई। Let us begin with the constitution. India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. Soon after independence, several princely states become a part of the country. The constitution declared India as a union of states. Although it did not use a word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism. उसके बाद देखें, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत के संविधान को हम लेते हैं तो संविधान क्या कहता है। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद जो हुआ था हमारा काफ़ी ज़्यादा वो पेनफुल एक हमारा जो है आप कह सकते हैं कि वो दर्दनाक रहा था हमारे पास, क्योंकि बहुत सारा जो है हमारे नरसंहार हुआ था जिसमें लोगों की मृत्यु का कारण वो बना था। और जो देश था उस देश के 2 टुकड़े हो गए थे हमारे पूरे, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत हो गया था भाई। उसके बाद जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो आपको सभी को पता है तो वहाँ पर बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स होती थी जिसको आप रजवाड़े कह सकते हैं लोकल स्तर पर। तो वो रजवाड़े होते थे जो राजा राज्य करते थे, जिसमें हमने बताया था कि भाई 500 के आसपास इस प्रकार के रजवाड़े बच गए थे जो आज़ादी के बाद क्या थे, ना तो वो पाकिस्तान में जा सके और ना ही हम बात की थी कि वो भारत में आ सके थे। भारत में तो थे, मतलब क्या उनको इंडिपेंडेंसली घोषित कर दिया गया था, स्वतंत्र थे। तो उनको बोला गया था यदि आप हमारे अंदर आना चाहते तो वो शामिल होना चाहते तो भारत उनको अपने अंदर शामिल कर सकता है अभी, ठीक है। तो बहुत सारे जो रजवाड़े थे तो वो भारत के अंदर शामिल भी हो गए थे। हालांकि जैसे हमने बात की जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर था तो वो शुरुआत में तो वो शामिल नहीं हो पाते, हालांकि वो बाद में हमारे अंदर वो शामिल हो गए थे। उसके बाद है कि जो भारतीय संविधान है हमारा जो है, हमारे संविधान को क्या है यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित कर दिया गया, यानी कि एक राज्यों का संघ हमें घोषित कर दिया गया। उसके बाद है हालांकि हमने कोई हमारे देश के लिए कोई फेडरेशन का हमने कोई शब्द ऐसा संविधान के अंदर देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो हम फेडरलिज्म को क्या फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सत्तर है सरकार का वो 3 प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर ऑफ द इंडिया फेडरलिज्म मेंशन अबव। वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम चले जाते हैं जहाँ पर हमने बात की थी कि जो हमारी 7 हमने फीचर्स की बात की थी, यदि हम एक एक करके उनको लेते हैं और भारत के ऊपर उनको अप्लाई करने का प्रयत्न करते हैं तो वो सारे के सारे हमारे ऊपर एग्जिस्ट हो जाएंगे भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर ए 2-tier system of governments, the union government or what we call the central government representing the union of India, and the government and the state governments. Later a third tier of the federalism was added in the form of पंचायतें and municipalities। यदि हम बात करें आज़ादी के बाद तो हमारे पास यहाँ पर 2 टीयर्स हमने डिफाइन किए थे। सबसे पहला जो हमारा था वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट था जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हैं और यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से उसको आप जान सकते हैं। लेकिन दूसरा जो सतर था हमारा, जो दूसरा टीयर की यदि हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट का हम कहते हैं। और उसके बाद क्या कि बाद में 1993 के बाद हमने क्या इसमें
जो थर्ड टीयर था उस थर्ड टीयर को भी हमने इसके अंदर शामिल कर लिया था, जिसको हमने क्या था कहा था लोकल सत्र कहा था, जिसमें पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपल कम्युनिटीज़ जो होती हैं उनको इसके अंदर शामिल किया गया था। As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdictions. The Constitution clearly provided a threefold distribution of the legislative power between the union government and the state governments, that it is contained three lists. उसके बाद यदि हम बात करें कि जो फेडरेशन जो बनाई गई है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट्स की, तो वहाँ पर आपको एक विशेषता देखने को मिलेगी। सबका एक अलग से दायरा घोषित कर दिया गया है कि भाई आपके पास इतनी पावर, आपके पास इतनी पावर है, तो आप उन पावर्स का यूज कर सकते हैं भी। और जो संविधान क्या है, एक थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन को, लेजिस्लेटिव पावर को, वो आपको सामने प्रदर्शित करता है, ठीक है, जिसमें क्या है भी यूनियन गवर्नमेंट है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी भी। और इसके अंदर जो हम 3 लिस्ट को शामिल करते हैं मुख्य तौर पर, जिसमें हमारी सबसे पहले यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और उसके बाद थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट इसके अंदर शामिल की जाती है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. They are including in the list because we need a uniform policy on those matters throughout the country. The union government alone can make laws relating to the subject mentioned in the union list. उसके बाद यदि हम बात करते हैं, जो फर्स्ट हमारी जो यूनियन है, तो लिस्ट है हमारी यूनियन लिस्ट जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर जो है राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं हम उसको इनके अंदर शामिल करते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर क्या है कि भी एक देश है उसके जो है विदेशी मामलों की यदि बात करें, बैंकिंग की बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और करेंसी से रिलेटेड जो है मुद्दे हैं हम उनको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। दे आर इसके अलावा क्या है कि भाई इसमें हमने जो लिस्ट के अंदर इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि क्या है, इनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हमने एक एडॉप्ट करनी पड़ेगी, तभी जाकर हम इसको क्या आगे जाकर इसको मतलब लेके जा सकते हैं भाई, और सभी देश के लिए वो एक ही पॉलिसी बनानी पड़ेगी भाई। उसके बाद जो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने हमने सब्जेक्ट्स की बात की है, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट जैसे हमने बात की यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए हैं, तो इससे रिलेटेड जो है नियम बनाने का जो जिम्मा होता है वो हमारी क्या यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। और इसका मतलब क्या, आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका मतलब समझ सकते हैं भाई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे की ओर, स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट्स एंड लोकल इंपॉर्टेंस एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। उसके बाद जो स्टेट होती है, राज्य के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या है कि लोकल आसपास का जो क्षेत्र रहता है उसके बारे में जो है उससे रिलेटेड जो इशूज़ को वो कंट्रोल करती है। जैसे एक राज्य की पुलिस है, वहाँ का व्यापार है, वहाँ का वाणिज्य है, वहाँ की एग्रीकल्चर है, वहाँ का इरिगेशन सिस्टम है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उससे रिलेटेड लॉ वगैरह बनाना उसका काम होता है। द स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। तो उससे रिलेटेड जो हमने बात की है, जो मुद्दे इस लिस्ट में हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या, एक स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या लॉ क्रिएट कर सकती है। The concurring list including subject to the common interest into the both of the union government as well as the state government, such as the education, forest, trade, union, marriage, adoption and the succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned to the list of, if their law conflict with each other, the law made by the union government will be real. उसके बाद क्या कि जो हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसके अंदर कुछ ऐसे मुद्दे रह जाते हैं, जैसे हमने बात की यूनियन लिस्ट की, उसके बाद स्टेट लिस्ट की हमने बात की, तो ये तो मुद्दे हैं। जैसे हमने बात कर लेते हैं कि भाई मान लीजिए हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली लगभग आप कह सकते हैं 97 जो है इशूज़ हमने उसको वहाँ पर लिखे हुए हैं। दूसरा जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है उसमें हम 59 जो हमारे मुद्दे होते हैं हम उनको शामिल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे बच जाते हैं, ना तो वो स्टेट लिस्ट में आए हैं ना ही वो यूनियन लिस्ट के अंदर आए हैं भी, तो ठीक है, तो वो जो दोनों में नहीं आए हैं तो उसको क्या कर लिया जाता है, एक थर्ड प्रकार की जो लिस्ट बनाई गई है जिसको हम क्या है कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, और वो क्या है हमारी लगभग 52 जो है मुद्दे उसके अंदर हमने क्या किए हैं उसके अंदर शामिल किए हैं भाई। तो इनसे जो रिलेटेड है, जो कोई भी लॉ वगैरह बनाना आता है, तो वो क्या है हमारा दोनों जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन जो हमारी गवर्नमेंट है, वो दोनों मिलकर इस प्रकार के नियम बना सकते हैं। जैसे कि भाई शिक्षा के मामले में फॉरेस्ट है, या ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिज वगैरह का, अडोप्टेशन वगैरह का, या फिर कौन अडोप्टेशन या फिर क्या उत्तराधिकारी कौन होगा उसके बाद, तो इस प्रकार से जो रिलेटेड लॉ बनाए जाते हैं, तो वो क्या है हमारे दोनों जो स्टेट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक जो ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि भाई कई बार क्या है कि जो थॉट्स होती हैं वो तो एक स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, खासकर जब वो सेम जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं दिखाई देती, यानी कि सेंटर में किसी और की सरकार रहती है और
हमारी स्टेट में किसी और की रहती है तो वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है एक कंट्री के अंदर, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। तो इस प्रकार का जो मुद्दा होता है, ठीक है, तो वो जो है हम बात कर सकते हैं कि भाई जो यूनियन गवर्नमेंट होगी तो उसको क्या है थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट उसके अंदर आगे रहेगी भी। हमने बात की थी कि भाई हालांकि हम मानते हैं कि पावर सबकी डिफाइन की गई है, लेकिन फिर भी यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है, वो थोड़ा सा एडवांस होती है, वो थोड़ा ज़्यादा पावर होती है उनके पास भी। What about subjects that do not fall in any of these lists? Our subjects like computer software that come up after the constitution was made. According to our constitution, the union government has the power to legislative on these रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब कुछ हो सकता है कि भाई यहाँ से जो हमने बात की कि भाई जो 3 प्रकार के हमने सब्जेक्ट सुने हैं, तो हो सकता है यहाँ से भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट बच गए हैं जो हमारे क्या है, हमारे इन तीनों लिस्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आए। तो अब क्या कर सकते हैं, तो क्या करे सरकार, कोई निर्णय है या फिर क्या है, किस प्रकार से हम सोचें, तो वो सारा का सारा कार्य क्या कर दिया गया है, तो वो हमने क्या है यूनियन गवर्नमेंट को छोड़ दिया है कि भाई आप जो है यूनियन गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उससे रिलेटेड सारे के सारे लोग क्रिएट करेगी भाई, ठीक है। और उनको क्या है रेसिड्यूरली सब्जेक्ट बोला जाता है, बचे हुए उनको विषय कहा जाता है भाई। We noted above that most federations that are formed by the holding together do not give equal power to the constitution units. Thus, all states in the Indian Union do not have identity powers. हमने नोटिस किया है कि भी जो जितनी भी जो फेडरेशंस ऊपर की ओर बात करते हैं, जिसमें से क्या सबसे प्रमुख हम जो बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर, तो उसमें क्या है कि वो इक्वल पावर नहीं देते, सभी को बराबर अधिकार नहीं देते। तो ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिटी पावर्स। तो इसी प्रकार से सभी जो है यूनियन जो हमने बनाई हैं तीनों, तो उसमें क्या सभी को बराबर के जो है राइट्स नहीं है। सम स्टेट्स हैं एंजॉय स्पेशल, और उसके बाद जैसे कि हमने स्टेट्स बोला कि भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि राज्यों की अलग अलग से जो हमारी यूनियन बनी है। जैसे आज यदि हम बात करें 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ की यदि बात करें, तो सबकी अपनी अलग अलग से पावर हमने डिफाइन की गई अभी। उसके बाद सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेट, Jammu and Kashmir had its own constitution. Many provisions of the Indian constitution are not applicable to the state without the approval of the state assembly. Indians who are not permanent residents of the state government cannot buy land or house here. Similarly, special provision exists for the other states ऑफ इंडियन एज वेल एज। उसके बाद है हमारे पास कुछ ऐसे जो हैं राज्य हैं जिनको संविधान की तरफ से कुछ विशेष छूट दी गई है, जहाँ पर हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे हम लगातार लंबे समय से जम्मू कश्मीर का एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं कि भी यदि आप वहाँ के एक सताई तौर पे निवासी नहीं हैं तो आपको वहाँ पर क्या ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम इस एग्जाम्पल को हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमने बात की कि 370 आर्टिकल है और 35A आर्टिकल हमने बात की थी कि वो हमारे देश से क्या है, उनको ख़त्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर से उनको हटा दिया गया। तो वो स्पेशल जो करैक्टरिस्टिक्स थी जम्मू कश्मीर की वो उनसे छीन ली गई है। हमारे पास और एग्जांपल है, हम दूसरे एग्जांपल यूज़ करेंगे अब की बार। जिस प्रकार से हम बात करते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य की, तो वहाँ का जो गवर्नर होता है उसके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भी वो क्या है अपने खुद के मतलब अलग से नियम बना सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट से, जिस प्रकार से। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखनी होती है, उसको जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं तो उनसे उसको ज़रूर बात करनी होती है। लेकिन वो क्या है उससे रिलेटेड क्या है नई इशू क्रिएट कर सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि भाई उसको पावर मिलती है। इसी प्रकार से जो दूसरी पावर है, एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, आप लोग लिखेंगे कि भी जो हमारा दूसरा राज्य है जैसे महाराष्ट्र है और गुजरात है, तो ये 2 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर इनके जो गवर्नर होते हैं उनको भी अलग से एक विशेषता देखने को मिलती है कि उनको भी एक अलग से क्या है एक मतलब क्या पावर दी गई है कि वो एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड का निर्माण कर सकते हैं। और गवर्नर की बात करेंगे कि वो अलग से सेपरेट जो गवर्नमेंट है मतलब डेवलपमेंट बोर्ड का निर्माण कर सकते हैं, और डेवलपमेंट के लिए क्या वो आगे की ओर कार्य कर सकते हैं भी। तो इस प्रकार के 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए। हालांकि जो जम्मू कश्मीर वाला एग्जांपल है मैंने लगता अब इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता रहेगी भाई। There are some units of Indian Union which enjoy very little power. These are the areas where are so smaller because an independent states, but which could not be merged with any other of existing states. These are like the Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. These territories do not have the power of the state. The central government has special powers in the ruling these एरियाज। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि भी कुछ ऐसी स्टेट्स भी बच गई थी हमारे पास जिसको हम प्रॉपर तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इनको स्टेट की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, ना ही हम उसको क्या है अलग से मतलब एक देश बना सकते हैं, ना भी या फिर उसको क्या है अलग से एक राज्य घोषित किया जा सकता। उसका ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है,
और वो क्या है कि भी थोड़ा सा क्या है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता दूसरी स्टेट्स के अनुसार, मतलब उसके अंदर। तो उसमें क्या है कि एक यूनियन टेरिटरी उनको घोषित कर दिया गया है, जिस प्रकार से हमारी दिल्ली का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और भी एग्जाम्पल आपके पास सभी को पता है। तो इन टेरिटरीज़ के पास क्या अपनी खुद की पावर बहुत कम होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इनको कंट्रोल करती है भाई। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये जो हमने जो सरकार जो पावर है हमने गवर्नमेंट की वो बांट दी गई है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। इट इज़ नॉट ईजी मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग आर्ग्यूमेंट। और इस जो ये आर्ग्यूमेंट्स बनाए गए हैं जो इनको बदलाव करना बहुत ही मुश्किल है, अभी एकदम से इसको बदलाव नहीं किया जा सकता। दी पार्लियामेंट ऑन इट्स ओवन चेंज दिस अरेंजमेंट्स। जो हमारी जो संविधान है, जैसे हमें सभी को पता, जो नियम हमारे पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं, तो वो इसको क्या है कि चेंज कर सकती है भाई। एनी चेंज टू के हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। इसके लिए क्या भी जो हमारा हाउस ऑफ पार्लियामेंट होता है उसके अंदर क्या लगभग 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको क्या पास करना होता है इस बिल को। दैट इज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। उसके बाद क्या है कि जितनी जो स्टेट्स हैं उनके लेजिस्लेटर्स में से लेजिस्लेटर जो होता है वहाँ से क्या इनका आधे से ज़्यादा को क्या है करना पड़ेगा, उसको समर्थन देना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। The judiciary play an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and the procedures. In case of any disputes about the division of the power, the High Courts and the Supreme Court make a decision. The Union and the state governments has power to raise resource by the laying tax in the corridor to carry on the government and a responsibility assigned to each of them. उसके बाद यदि हम बात करें जो हमारा न्यायपालिका होता है उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे जो संविधान के जो नियम हैं प्रावधान जो दिए गए हैं उनको लागू करने में। यदि किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, और हमने बात की कि भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है भी। उसके बाद यूनियन जो और स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके पास अपनी पावर होती है कि वो क्या है अपने रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। और टैक्स इसलिए लगा सकती है कि क्योंकि वो क्या अपने देश मतलब अपने स्टेट्स को चलाने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया वो कर सकती है भाई। काफ़ी है आज हमारे लिए, हमें लगता है ये इंडियन प्रोविंसेस दी गई हैं और फेडरल प्रैक्टिसेस किस प्रकार से होती है हमारे देश के अंदर, हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे।